हेलो बच्चों, तो तुम्हारा एंट्रोपी की कैलकुलेशंस कुछ बच गई थी एंड देन जो गिब्स फ्री एनर्जी है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं एंड देन देयर इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दो प्रोसेस हम कल देख चुके थे, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है जी, आइसोबारिक, इसमें भी क्या है, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। ठीक है जी, अगेन वी कैन कनेक्ट इट लाइक स्टेट ए टू स्टेट बी। ठीक है, ये P V1 कॉमा T1। ठीक है, P क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना तो ये आएगा। ठीक है, तो और ये कनेक्टेड किससे है, रिवर्सिबल प्रोसेस से। ठीक, सेम अगर हम इसमें देखेंगे तो स्टेट जो है स्टेट ए टू स्टेट बी। क्लियर होगी बात? तो ये P कॉमा V1 T1, P कॉमा V2 T2। ठीक है जी, ये बेसिकली सीन बनेगा। ठीक है, अच्छा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। देखो भाई, हमें जब अभी तक हमने क्या किया है, सब में हमने सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया, फिर हमने सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया और हमने यूनिवर्स का डेल्टा एस चेंज वो किया, कैलकुलेट किया। अगर हम देखें डेल्टा एस इक्वल टू क्या है भाई, Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, A टू B। अगर तुम ध्यान से देखो ये Q रिवर्सिबल क्या है, QP है ना इस केस में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, QP A टू B या DQ समझो, सॉरी DQP है ना। और DQ क्या होता है, DH होता है ना, A टू B अपॉन T, ये याद है। और DH का फॉर्मूला क्या होता है, NCP DT अपॉन T। और टेम्परेचर A पे क्या है, T1 और T2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCP ln T2 अपॉन T1। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो आपने कैलकुलेट किया, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। भाई देखो, डेल्टा एस सिस्टम की बात हो रही है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम है, दिस इज इक्वल टू जैसे NCV ln, फॉर्मूला क्या होता है, T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। ठीक है जी, सिंस P is constant, V is directly proportional to T, therefore V2 upon T2, V2 upon V1 equals to T2 upon T1। तो यहाँ पे इसको ये डाल दो, क्या आ जाएगा ये, NCV ln T2 upon T1 प्लस NR ln T2 upon T1। तो ये ln T2 upon T1 और N तुम बाहर ले सकते हो, इनफैक्ट हाँ, तो क्या आ जाएगा, N इंटू CV प्लस R इंटू ln T2 अपॉन T1। और ln CV प्लस R क्या होता है, CP। ठीक है, तो तुम देख रहे हो दोनों तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये सेम ही आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा, अब बात करते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग की। डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या होगा भाई, माइनस Q रिवर्सिबल मतलब Q सिस्टम अपॉन T। ठीक है, अब इसमें अगर तुम देखो तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस NCP, क्योंकि Q सिस्टम क्या है, वो यही है प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो ये आएगा QCP डेल्टा T अपॉन, क्योंकि देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, T2, ऑल थ्रू आउट सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये T2, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस NCP T2 माइनस T1। एक सेकेंड, ये तो रिवर्सिबल का है ना, सॉरी माय बैड। इसमें अगर तुम देखो तो दिस कम्स आउट एग्जैक्टली द नेगेटिव ऑफ दिस, माइनस NCP ln T2 अपॉन T1। ठीक है जी, अगर तुम इसको देखो और इसको देखो, दोनों के दोनों वो है, ऑपोजिट है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स
इक्वल्स टू क्या होगा इसका, सॉरी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। अब चलो ठीक है, इसको भी मैं बाद में समझाता हूँ इसका क्या महत्व होता है, ठीक है। सेम वे अगर तुम इरिवर्सिबल में देखोगे तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। अगर तुम डेल्टा एस सिस्टम की बात करोगे दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू यही एन सी पी डेल्टा टी ही आएगा ये, ठीक है। एन सी पी एल एन नॉट डेल्टा टी, एल एन T2 अपॉन T1, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। यहाँ पर अगर तुम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक। अभी आइसोकोरिक वाला बताने के बाद मैं इस सब की सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो लिख लो इसको, गॉट इट। नाउ वी कैन टॉक अबाउट आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में कुछ नहीं करना, आइसोकोरिक में सिमिलर चीज़ें हैं। आइसोकोरिक में क्या है, ये P1 हो जाएगा, है ना, ये P2 हो जाएगा और ये V ही रहेगा, ठीक है। तो सेम वे इधर 1 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा सराउंडिंग सेम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो डी क्यू रिवर्सिबल है ये कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम इसको क्यू वी कह देंगे। अब क्यू वी कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ई होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन सी वी डी टी, और ये यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, गॉट इट। लेकिन हम यहाँ पे पहले वाले जो फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, एक वो फॉर्मूला याद रखो, सब याद रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। यहाँ से ही आया, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा 1, ln1 क्या होता है 0, तो ये बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। इसमें लिखो सिंस V इज़ कॉन्स्टेंट देयरफॉर V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर दिस ये जो R ln 1 लिखोगे यहाँ, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू NCV ln T2 अपॉन T1, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो तुम देखोगे चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, दोनों से सेम आ रहा है। सेम वे यहाँ पे क्यू सिस्टम है, ये जो नेगेटिव आएगा ये क्यू वी आ जाएगा, क्यू वी आ जाएगा तो एन सी वी आ जाएगा, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इक्वल टू 0 आएगा। तो कोरिक आइसोकोरिक में भी तुम देख रहे हो सेम चीज़ आ रही है, बट ये कि डेफिनेटली दोनों की इंडिविजुअल की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है पहले से, है ना, पहले से डिफरेंट है। इसकी अगर मान लो x है तो इसकी -x है, उसमें y थी तो -y थी, है ना, दोनों की, तो ये टोटल 0 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन दिस विल कम आउट टू दिस, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर एन सी वी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एन सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर एन सी वी एल एन टी टी और एन सी वी T2 माइनस T1, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 का फंडा है वो समझाता हूँ। देखो भाई, डेल्टा एस यूनिवर्स सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी कितनी बढ़ी घटी वो बताएगा, सराउंडिंग डेल्टा सराउंडिंग की सराउंडिंग कितनी घटी बढ़ी वो बता रहा है। लेकिन अगर दोनों को ऐड कर रहे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात कर रहा है। तो कोई भी प्रोसेस, हमने क्या बताया था भाई, 2 फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए। एक तो एनर्जी फैक्टर हो गया, इफ़ द एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज और नॉट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो ही ऐसा हो रहा हो, मतलब तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए भी कई सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, तुम देखो ये रिवर्सिबली किया गया है, दैट मीन्स एवरी स्टेप ऑफ द होल प्रोसेस, मतलब जितने भी तुम पूरे प्रोसेस में देखोगे ऑल अलोंग दीज टू द फॉरवर्ड फोर्स एंड द बैकवर्ड फोर्स दे वर इन इक्विलिब्रियम। तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा है ना। तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए,
वो ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम के लिए और वो नेगेटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दिस इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हियर कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं और इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन ज़ीरो आया और इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आया, तो इक्विलिब्रियम है ना। तो हमें ये लिखना ज़रूरी है कि अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, 100% वो नहीं है, बट मोस्टली हम ये ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है, और अगर लेस देन ज़ीरो है तो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि इससे भी ग्रेजुएट करके हम एक और क्राइटेरिया पे आते हैं जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, एंड दैट इज़ द फाइनल वर्ड। अगर डेल्टा जी का जो भी क्राइटेरिया है वो फॉलो होता है तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हालांकि ये तुम्हारी बुक्स में इस तरीके से कहीं भी नहीं दिया होता है ना, क्योंकि इसको हम ऐसा फाइनल क्राइटेरिया नहीं ले रहे होते कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स है अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर ये ऐसा है तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई ये वाला प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, ये वाला प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे ही आया है। गॉट दिस, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ध्यान रखना है भाई सब प्रोसेस के लिए, जितने भी हमने अभी देखे हैं, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, सब में ये वाले सभी ऑलमोस्ट ज़ीरो आए थे, सभी के सब। अब ज़ीरो आए तो वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और ये वाले प्रोसेसेस में ग्रेटर देन ज़ीरो आया था बिकॉज दीज आर फीसिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से लिख लेना, ठीक। अब एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन भाई, तुम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जा रहे हो। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ भाई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से सीधे गैस, ये तीन प्रोसेस में बता रहा हूँ, है ना। और अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है तो हम उसे फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस जा रहा है तो हम उसको वेपराइजेशन कहते हैं, और अगर सॉलिड से सीधे गैस जा रहा है तो हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। गॉट इट। ये जितने भी तीनों के तीनों प्रोसेस हैं ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है जी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। डेल्टा एस फ्यूजन, अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ तो क्या होगा, ये क्यू फ्यूजन अपॉन टी, मतलब डी क्यू फ्यूजन, एक सेकेंड, डी क्यू फ्यूजन अपॉन टी। अब क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हम 1/T बाहर ले सकते हैं, और ये क्या जाएगा, डी क्यू। यहाँ पे क्या आ सकता है, इसको जब आएगा तो ये Q/T आ जाएगा, ये Q फ्यूजन बाई टी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर देखो इसमें तो पहले बता दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। इफ़ प्रोसेस टेक्स प्लेस, अगर प्रोसेस तुम्हारा, ठीक है, प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तब Q फ्यूजन विल बी इक्वल टू डेल्टा H, देयरफॉर डेल्टा S फ्यूजन विल बी इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हालांकि जो मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या कोई प्रोसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये Q फ्यूजन जो है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा E, है कि नहीं। QV होगा ना, ये QP होगा, QP होता है डेल्टा H, QV होता है डेल्टा E, तो डेल्टा S फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन T, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए तुम्हारे। अगर यही चीज़ मैं तुम्हें वेपराइजेशन के लिए या सब्लिमेशन के लिए बताऊं तो कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट सेम थिंग है, जहाँ पे फ्यूजन लिखा है ना वहाँ पे वेपराइजेशन कर दो। तो मैं सेम चीज़ को बस चेंज कर रहा हूँ, बाकी तो फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो एक तो वेपराइजेशन और एक और फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन की जगह बस वेपराइजेशन लिख दो, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो
ठीक है, तो क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखने का है बस। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ये अगर ऐसा है तो इसको हम डेल्टा एच वेपराइजेशन कहेंगे और इसको हम डेल्टा ई वेपराइजेशन कहेंगे। और इससे पहले जब मैंने फ्यूजन लिखा तो जहाँ पे वेपराइजेशन लिखा वहाँ पे फ्यूजन लिख देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन में, मान लो किसी गैस के लिए, सॉरी सॉलिड या लिक्विड सिस्टम के लिए है, तो सॉलिड लिक्विड सिस्टम में तुम्हारा सॉलिड की बात करते हैं, चलो एक कॉपर प्लेट की बात करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर प्लेट है, कैसा है, ये तुम्हारा सिस्टम सराउंडिंग है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक कॉपर की प्लेट है, ठीक है, ये मेटल है, गॉट इट। अच्छा, इसका टेम्परेचर T1 है और ये हीट दे रहा है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर T2 है ना, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तभी तो ये हो रहा होगा कि हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ना इस केस में तो इसमें लिखो एंट्रोपी कैलकुलेशन सॉलिड और लिक्विड सिस्टम। तो यहाँ पे मैं एक के लिए बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं एक के लिए बता रहा हूँ, तो लिक्विड में भी सेम चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे CU ब्लॉक इज kept in open surroundings, open atmosphere, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम देखोगे कि जो डेल्टा S है ना, डेल्टा S सिस्टम है, दैट विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा Q रिवर्सिबल है ना, या डेल्टा Q सिस्टम DQ सिस्टम अपॉन T। अब जो DQ सिस्टम है ये कॉपर है, कॉपर से हीट जा रही है ना, तो हम कॉपर के स्पेसिफिक हीट या जो टोटल हीट कैपेसिटी होती है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट अगर S है इसकी, तो हम क्या कह सकते हैं कि MS dt अपॉन T, और ये क्या है T1 टू TF कौन सा टेम्परेचर है, TF इज़ फाइनल नहीं TF नहीं है तो T2 तक आएगा ना, हाँ ठीक है, सॉरी T2 आएगा, TF आएगा, T2 आएगा, राइट, ठीक है। MS dt, तो हम यहाँ पे MS जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt अपॉन T T1 टू T2, तो यहाँ MS ln T2 अपॉन T1 आ जाएगा। आर बी क्लियर, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम सराउंडिंग की बात करो तो सराउंडिंग में Q रिवर्सिबल अपॉन, अच्छा टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का T2 है, तो वो वैसे ही रहने वाला है, डेल्टा S सराउंडिंग, दिस विल बी इक्वल्स टू Q DQ सराउंडिंग अपॉन T2। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है और बाद में यहाँ पे ये समझो इसका टेम्परेचर जितना भी हीट ये देगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर भी T2। जैसे यूँ समझो अगर तुम्हारी चाय है, चाय लेट से 35 डिग्री सेल्सियस पे तुमने रखी हुई है, ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस पे तुमने रखी हुई है, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जब चाय ठंडी होगी तो क्या टेम्परेचर होगा चाय का, विल इट बी 26, विल इट बी 24 और विल इट बी 25, गेस करो। इट विल बी 25। क्यों, क्योंकि जो बाहर है जो एटमॉस्फेयर है उसका इट्स अ बिग रेजर्वॉर है ना, वो टेम्परेचर रेजर्वॉर है, उसमें कितना भी हीट डालो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता भाई, मतलब इट्स नॉट दैट कि इट्स नॉट एट ऑल ट्रू, लेकिन यूँ समझ लो कि इन जनरल अगर तुम एक चाय का कप रखोगे तो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता है ना, तो उसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे हीट इसमें जा रही है, तो T1 है T2, तो इसलिए इसका जो वेरिएशन आया है T1 से T2 तक आया है, ये आ गया। अच्छा, Q सराउंडिंग, ये टेम्परेचर जो है वो T2 ही रहेगा। अब T2 क्योंकि कांस्टेंट है तो हम T2 को बाहर ले सकते हैं, इसको हम DQ सराउंडिंग लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं Q सराउंडिंग अपॉन T2। अब Q सराउंडिंग क्या होगी, जो कि सिस्टम ने दी होगी हीट, इट विल बी इक्वल टू माइनस MS डेल्टा
T अपॉन T2, तो ये आएगा माइनस एम एस T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है जी, एम एस T2 माइनस T1 अपॉन T2। गॉट इट। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स जो आएगा वो आएगा एम एस एल एन T2, एम एस बाहर ले लो यार, एल एन T2 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस T1 अपॉन T2। क्योंकि ये जो T1 है ये T2 से ज़्यादा है तो ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो हाई से लो की तरफ बढ़ता है। गॉट इट, ये लिख लेना इस बात को। सिंस दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इज़ स्पॉन्टेनियस एंड दैट्स वाई द टेम्परेचर हीट मूव्स फ्रॉम a hotter body to a colder body, that process is spontaneous. Got it? ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो हम सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं जिसमें ये पानी गिर गया यार यहाँ पे, एक सेकंड को। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं, राइट। अगर मान लो हम एक दूसरा केस देखें, उस दूसरे केस में मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कॉपर के दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक टेम्परेचर T1 पे, एक टेम्परेचर T2 पे है, और हमने उनको दोनों को जोड़ के रखा हुआ है किसमें, एक थर्मोस्टैट में। थर्मोस्टैट मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा अच्छे से घिरा हुआ है, ये दोनों के दोनों जो प्लेट्स हैं कॉपर के या ब्लॉक्स हैं कॉपर के, ये दोनों के दोनों इंसुलेटेड अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेट 1 हो गया, CuM, इसको मैं A बोल रहा हूँ, ये Cu प्लेट है, ये इसको मैं B बोल रहा हूँ, या ब्लॉक मान लो, मैं प्लेट बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, प्लेट ब्लॉक की बात करते हैं, जस्ट कंसिडर इट टू बी अ ब्लॉक नॉट अ प्लेट, ठीक है। अच्छा, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है, और T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, ये हमें पता है। इसमें भी टेम्परेचर जो है वो यहाँ से, या जो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ आएगी, और यहाँ पर क्योंकि इसका टेम्परेचर फाइनाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ हीट है, तो यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दैट विल कम आउट टू बी TF, है ना, फाइनल टेम्परेचर दोनों का TF हो जाएगा, और TF विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2, इनका जस्ट एवरेज होगा वो, ये ध्यान रखना। गॉट इट। तो इसमें लिखो, when two copper blocks when two Cu blocks are kept in contact in a thermostat, ठीक है। तो अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम दैट विल बी इक्वल्स टू DQ सिस्टम अपॉन T A2B, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसका क्या आएगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सिस्टम के अंदर ही हो रहा है ये, ठीक है, ये टेम्परेचर लूज़ करेगा और दूसरा टेम्परेचर गेन करेगा, ठीक है जी। तो इसमें अगर तुम देखोगे A2B नहीं, एक मिनट, सिस्टम से नहीं जा रहा ना, इसमें टेम्परेचर जो है, अच्छा इसको इस तरीके से समझो, रुक जाओ, इसमें इसका और इसका दोनों का सम आएगा, डेल्टा SA प्लस डेल्टा SB, ठीक है। अगर हम A की बात करें तो डेल्टा S क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा S विल बी इक्वल टू T1 से TF तक, भाई इसका टेम्परेचर घट के TF तक आया ना T1 से, ठीक है, T1 से TF तक, और यहाँ क्या आएगा DQ सिस्टम, है ना, जो इसने दी है, अपॉन T, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये T2 से TF तक DQ, ये A समझ लो, और ये DQ B समझ लो, A रहने दो,
सिस्टम नहीं, ये समझो, क्योंकि ए की बात होनी ना, ए और बी मिला के है पूरा सिस्टम, तो अपॉन टी। अगर तुम इसको देखो तो ये क्या आएगा, एम एस डी टी अपॉन टी, T1 टू TF, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, T2 टू TF, और यहाँ आएगा MSDT फॉर A एंड फॉर B अपॉन T। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये सीधे सीधे मैं सीधे लिख रहा हूँ, MSLN TF अपॉन T1 आएगा, ठीक है। इसका पूरा इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा, प्लस MSLN TF अपॉन T2। तो इसमें से TS MS दोनों निकाल दो, क्या आएगा, MS इंटू LN। अच्छा, और जब कभी भी, चलो ठीक है यार, एक एक करके कराते हैं तुम्हें। तुमने लॉगरिथम्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मुझे पता भी नहीं ना, तो कोई बात नहीं। TF अपॉन T1 प्लस LN TF अपॉन T2 आएगा। तो जब कभी भी ln A प्लस ln B अगर लिखा हो तो ln A इंटू बी हो जाता है। तो ये A है, ये B है, यहाँ पे क्या आएगा, MS ln TF स्क्वायर अपॉन T1 T2, ठीक है। TF की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा, MS ln 1/4 T1 प्लस T2 होल स्क्वायर अपॉन T1 T2, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात, T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। तो ये तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम हुआ। अब तुम बोलोगे सर डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग गेस करो क्या होगा। ये तुम्हारा सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है, क्या इनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज हुआ, नहीं, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं है तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी ज़ीरो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, है ना, या ऐसे समझ लो, इतना ही है क्योंकि टी तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्योंकि ये ज़ीरो होता है, 0/t इक्वल्स टू 0, है ना। तो लिखो सिंस देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सिंस देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और हाँ इनका मास दोनों का mm है, मतलब इक्वल है, ठीक है। सिंस देयर इज़ नो एक्सचेंज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, Q सराउंडिंग इज 0 एंड डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 0। तो ये आइसेंट्रोपिक हो गया, इतनी सी वाला पार्ट, नॉट आइसेंट्रोपिक, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 है, टोटल प्रोसेस अगर डेल्टा एस 0 होता तो हम आइसेंट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। तो तुम्हारे पास डेल्टा एस सिस्टम आ गया, डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। अच्छा, और दोनों का सम डाल लो, ये तो 0 है, जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वो भी इसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख रहा हूँ दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, T1 विल बी ग्रेटर दैन TF विल बी ग्रेटर दैन T2, ये ध्यान रहेगा, इनके बीच में होगा T2, है ना। इनका कुछ एवरेज आ रहा है तो डेफिनेटली दोनों के बीच में होगा। गॉट इट, चलो जी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कंप्लीशन होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक है ना। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे वो डेल्टा एस की बात करेगा, और डेल्टा एस का कैलकुलेशन फॉर अ रिएक्शन या फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म में है, उसके लिए डेल्टा एस क्या होगा, है ना। और एस की वैल्यू, जैसे हम डेल्टा ई की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, एच की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, उनका डेल्टा ई या डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी के साथ में ऐसा नहीं होता। एंट्रोपी में हमें उसके जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं एंट्रोपीज़ की, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ध्यान रहेगा कि नहीं, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, है ना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल्स, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल्स
ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स। परफेक्ट क्रिस्टल होने चाहिए। अब ये परफेक्ट क्रिस्टल क्या है क्या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा 12th में या 11th के एंड में एक चैप्टर आएगा जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत एग्जैक्टली इस तरीके से यूज़ नहीं होता, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स आते हैं और तुम देखोगे कि क्रिस्टल्स में भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट क्रिस्टल्स लिखा है। जो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होंगे उनका जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, उनका जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन हम अपने डिस्कशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए उनका जो नियर परफेक्ट भी होते हैं उनका भी एस हम ज़ीरो ले लेते हैं। यहाँ पर वो एग्जैक्टली यही कह रहा है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल्स ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स, द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज़ ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, इज़ ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। ठीक है, तो लिखो दस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, दस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी अनलाइक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी unlike the absolute value of enthalpy or internal energy for any pure substance can be calculated at any given temperature. For any pure substance can be calculated at any given temperature एट स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती हैं, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लो। थर्मोडाइनमिक्स की स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम एसटीपी। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं थर्मोडाइनमिक्स में। और एसटीपी क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 बार। तो ये ध्यान रखना है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये थर्मोडाइनमिक्स के लिए ये करें। इस पे अगर तुम्हारा एस है तो तुम उसे एस नॉट कहोगे, और जो इसका चेंज इन एंट्रोपी है उसको हम डेल्टा एस नॉट कहेंगे। ठीक है, एस नॉट और डेल्टा एस नॉट, गॉट इट, ये ध्यान रहे। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें डेल्टा एस नॉट की वो बात कह रहा है, या सॉरी एक मिनट, डेल्टा एस नॉट की तो कैसी होगी, डेल्टा एस आएगा, डेल्टा एस नॉट नहीं आएगा, सॉरी। डेल्टा एस कैसे आएगा, देखो अगर डेल्टा एस की बात करते हैं तो भाई या तो एस एट कोई टेम्परेचर टी केल्विन माइनस एस, जिसको मैं ये क्या कहते हैं हम एस नॉट कह सकता हूँ, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, दिस विल कम आउट टू बी NC dt अपॉन T। एक सेकंड रुको, ठीक है। T टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पर तुम 273 लिखोगे, यहाँ पर तुम T प्लस 273 लिखोगे। या फिर अगर मान लो तुम इसे 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो तुम लिखोगे ST केल्विन माइनस S 0 केल्विन। अगर S 0 केल्विन होगा तो यही फॉर्मूला तुम्हारा 0 से T आ जाएगा और NC dt अपॉन T आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। अब किसी जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो होता क्या है, किस तरीके से बनता है ये ग्राफ, तुम इसको इस तरीके से देखो। देखो भाई, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे तुम्हारा अगर एस नॉट की बात करें और टी की बात करें, एस की बात करें, टी की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एस बढ़ेगा, एक पॉइंट तक आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होगा इसका MP कहलाएगा, ठीक है। देन अगेन ये फिर बढ़ेगा और फिर एक जगह पे आके फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है दिस इज़, यहाँ पे ये बॉयल हो रहा होगा, बॉयल होगा तो ये BP हो गया, ठीक है। और फिर ये फिर से, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। S और T का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। गॉट इट, ठीक है। अब इसमें लिखो केमिकल रिएक्शन के लिए, मान लो फॉर केमिकल रिएक्शन अगर हम डेल्टा S कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा S, तो डेल्टा S का सिंपल फार्मूला होता है, अगर डेल्टा S रिएक्शन की बात करो, सिंपल फार्मूला है सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू, मैं इसकी अच्छा एक मिनट रुको, पहले इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ओए 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 बाय, मान लो तुम्हारे पास एक ये इक्वेशन है AA प्लस B गिव्स C प्लस D प्लस Q, कुछ हीट निकली है मतलब, है ना, Q या डेल्टा H कह सकते हो उसको, है ना। तो अगर तुम इसके लिए डेल्टा S कैलकुलेट करोगे, डेल्टा S रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना डेल्टा S रिएक्शन विल बी सिग्मा S I इक्वल्स टू 1 और NI SI प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा I इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो बस इसका जो ये डॉट है, नॉट जिसको बोलते हैं हम, वो हटा देना, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये ध्यान रखनी है, बस जैसे आगे भी तुम्हें फॉर्मूले आएंगे ना, उसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है कि अगर तुम्हें रिएक्शन के लिए देखना है तो प्रोडक्ट्स, इन सारों की जो प्रोडक्ट हैं जो ये, इनकी टोटल एंट्रोपी माइनस इनकी टोटल एंट्रोपी, बस ये करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लिखो वेयर S नॉट, ठीक है, अच्छा S नॉट M कर लो इसको, क्योंकि हम पर मोल कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे मोल से मल्टीप्लाई किया है ना, अगर मोल से मल्टीप्लाई नहीं करते तो SM जो है, S नॉट M इज़, लिखो, इज़ दी स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, मतलब पर मोल, ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा इसको, यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे तुमको क्या जानना है कि भाई ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये B, A और C, इनकी इंडिविजुअल एंट्रोपीज़ क्या हैं, ठीक है। और ये तुम्हें कैलकुलेट कभी नहीं करना होगा, दे विल ऑलवेज बी गिवन। मान लो 3-4 की गिवन होगी, ये गिवन होगा, तो ये ऐसे पूछ सकता है, अदरवाइज तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख लो फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन, ठीक है, S इज इक्वल्स टू 0, SM इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और अगर हमें डेल्टा S सराउंडिंग की बात करेगा, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस Q सिस्टम अपॉन T, ठीक है। और Q सिस्टम कितना है यहाँ पर, माइनस डेल्टा H, ठीक है। अच्छा, डेल्टा H रिएक्शन समझ लो इसको, नॉट, इसको ऐसे लिखते नहीं है एक्चुअली, ऐसे लिखते हैं डेल्टा, ये मैंने पहले ही बोला था कि ये डेल्टा H के इक्वल होगा जब
कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, तो हमने एंट्रोपी देख ली कि किस किस रिएक्शन के लिए किस किस केस के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेल्टा जी की। कितना टाइम हो गया भाई? कत्तो टाइम हो गया? 40 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। डेल्टा जी की बात करते हैं। डेल्टा जी तुम्हारा क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है ना। इसको दिस इज़ लाइक अनदर क्वांटिटी विच हैज़ बीन डिफाइंड। अब ये जो क्वांटिटी है इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, तुम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन याद हो, स्कूल में कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तुम्हारे टीचर को पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि इस डेल्टा जी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं विच इज़ लाइक द फाइनल क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस और रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लिख लो गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है, इसको हम जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है कि चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके स्टेट फंक्शन है या एक्सटेंसिव फंक्शन है वो भी हम लिखेंगे। लिखो इसमें अ सिस्टम पैरामीटर टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी, a system parameter to predict the spontaneity of a chemical reaction or process ठीक है, was introduced by Gibbs so that देखो एंट्रोपी वाला जो क्राइटेरिया था उसमें डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग जब तक तुम कैलकुलेट नहीं करते थे तब तक तुम डेल्टा एस यूनिवर्स नहीं कैलकुलेट कर पाते थे, और जब तक डेल्टा एस यूनिवर्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तब तक तुम वो क्राइटेरिया जो मैंने वहाँ लिखवाया था डेल्टा एस वाला वो यूज़ नहीं कर पाओगे कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम। तो वो क्राइटेरिया तब तक तुम नहीं यूज डिटर्मिन कर पाओगे जब तक कि तुम्हारे पास डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों ना हो। यहाँ पर क्या है कि डेल्टा जी हमने डिफाइन किया तो हमें डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें लिखो स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गिब्स सो दैट एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर सराउंडिंग need not be carried out। ठीक है, need not be carried out। ठीक है, तो G को डिफाइन कैसे किया जाता है? एक मिनट रुको। G को डिफाइन कैसे किया जाता है? G को डिफाइन किया जाता है G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। ठीक है, और G के बारे में लिख लेना कि G स्टेट फंक्शन होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, G तुम्हारा करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो डी जी इक्वल्स टू क्या आएगा? डी एच माइनस डी ऑफ टी एस। देखो भाई, अभी तक शायद नहीं सीखा होगा लेकिन ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। अगर डी ऑफ एक्स वाई तुम्हें कभी भी करना हो तो तुम हमेशा क्या करोगे? एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिखोगे, ये ध्यान रखना। अगर मान लो विद रिस्पेक्ट टू किसी z कर रहे हो तो यहाँ पे dz दोनों नीचे आ जाएगा। ये इतना ध्यान रख लो अभी के लिए फॉर्मूला। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन 12th में आता ही है, हो सकता है 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया हो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये डी एच माइनस डी टी एस डी टी माइनस टी डी एस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो डी एच होता है दैट इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी, नहीं एक सेकेंड, H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसका भी डिफरेंशियल ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी एच विल बी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, और जो डी क्यू होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई
माइनस PdV, ठीक है, नहीं माइनस नहीं बट प्लस आएगा, ठीक है। ये तो पहला पार्ट था फर्स्ट, ये सेकंड वाले से आया, मतलब इस इक्वेशन से ये आया, इस इक्वेशन से ये आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फ्रॉम FLOT, ठीक है। FLOT से हमें ये पता है भाई D इक्वल्स टू DQ प्लस DW था, DW कितना था माइनस PdV इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो DQ होता है दैट इज़ इक्वल्स टू DQ नहीं, DS जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू DQ अपॉन T, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट DQ इज इक्वल टू TdS, है ना। ये तुम्हारा थर्ड तो ये हो गया, फोर्थ ही हो गया। अब अगर हम इन दोनों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ को इसमें डाल दें तो क्या आएगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऑन पुटिंग 2 3 4 इन 1, तो DG विल बी इक्वल टू DH की जगह क्या डाल दोगे, ये D प्लस PdV प्लस VdP प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ तो, माइनस SDT माइनस TdS, ठीक है। अच्छा, इस वाले कहाँ गया, सेकंड और थर्ड वाले को देखो, DQ इक्वल टू D प्लस PdV, D प्लस PdV है, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे DQ आ जाएगा प्लस VdP आ जाएगा माइनस SDT आ जाएगा माइनस TdS आ जाएगा। अब TdS के किसके इक्वल है, DQ के इक्वल, यहाँ क्या आएगा DQ प्लस VdP माइनस SDT माइनस DQ, तो DQ से DQ कट गया। तो अगर तुम देखो तो DG का जो एक फॉर्मूला आ रहा है, और क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो दिस इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड एवरीवेयर, DG इक्वल्स टू VdP माइनस SDT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह इसको हम बेस बना के इससे वी कैन कैलकुलेट थिंग्स, ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो ये जो प्रोसेस है, लेट्स से कि इट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सॉरी थर्मोडायनेमिक कह रहा हूँ यार, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल हुआ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम DG की बात करें, DG दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि DT तो 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VdP, ठीक है जी। अच्छा, VdP है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू हम डाल सकते हैं nRT अपॉन P, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, DG इज इक्वल्स टू nRT इंटू DP अपॉन P। अब क्या करना है, अगर मेरे को डेल्टा G निकालना है तो आई विल हैव टू nRT, ऐसा कर लेते हैं, चलो nRT dP अपॉन P। अब अगर ध्यान से देखो तो N, R और T तीनों कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक स्टेट A से मान लो एक स्टेट B तक जा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 से T2 जाए, कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो प्रेशर P1 से P2 जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 टू P2 dP अपॉन P, ये ln P होता है ना, ये ln P होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ nRT ln P2 अपॉन P1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा G। तो डेल्टा G का फॉर्मूला फॉर क्या बोलते हैं इसको, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस ये रहेगा, गॉट इट, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, डेल्टा G को लिखने का एक और तरीका है, मान लो जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा S लिखा था ना, कौन सा, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा G इन टर्म्स ऑफ GM एट B माइनस GM एट A, ठीक है। तो GM जो है यहाँ पर, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, JS मोलर गिब्स, सॉरी फ्री एनर्जी। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, ये क्लियर रखना, गॉट इट।
तो जी एम इज़ मोलर। और अगर मैं डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना चाहूँ तो यही चीज़ तो यहाँ पे हम जी नॉट एम कर सकते हैं स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, 1 घंटा होने वाला है, कितना 50। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड ही हो गया। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके। ठीक, एक चीज़ और कर लो, ये आगे जो मैं कराने वाला हूँ उसमें काम आएगा, तो इसलिए भी करा रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ, दोनों को रख लो साथ या फिर इसको डाल दो सीधे। डेल्टा जी नॉट अगर है दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम बी माइनस जी एम ए इक्वल्स टू एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात करिए हमने, तो जो P1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, है ना, क्योंकि ये तो क्या थी तुम्हारी स्टैंडर्ड, वो थी एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सॉरी 1 मिनट हो गया, ए पे स्टैंडर्ड थी, इस पे स्टैंडर्ड नहीं है, ये आएगा, ये तो तुम्हारा 1 हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जी एम बी इज इक्वल्स टू जी एम ए प्लस एन आर टी एल एन पी टू या पी भी कर सकते हो, अगर तुम दोनों फिक्स कर दो, या ऐसे करो कि फॉर पी टू इक्वल्स टू पी एंड पी वन इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उससे तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर मान लो तुम्हें स्टैंडर्ड कंडीशन दी हो तो तब तुम इस तरीके से लिख सकते हो। गॉट इट? ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, हालांकि तुमसे कोई ये पूछने वाला नहीं है इसका कैलकुलेशन, बट देन अगेन सेम इस ये जो फॉर्मूला है, मतलब इसी का एक वर्जन होगा वो। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, डेल्टा जी को छोड़ दो, यहाँ की बात करो। 1 मिनट रुक जा भाई, ये क्या है, हाँ जी एम बी है, सेम सिस्टम ए से बी में गया है। अगर ए जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन मान ली, ठीक है, तो 1 सेकंड रुको, अच्छा ए क्यों लिख रहे हैं फिर हम, जब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कंडीशन मान ली है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फिर। ठीक है, सेम सिस्टम स्टैंडर्ड कंडीशन से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में गया तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, एन आर टी एल एन पी, एन आर टी एल एन पी। अब किसी रिएक्शन के लिए अगर लिखें, रिएक्शन मान लो तुम्हारी एक गैसियस रिएक्शन है, अगर हम किसी गैसियस रिएक्शन के लिए इसको लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई, कुछ हीट निकली है। ठीक है, अभी कांस्टेंट, 1 सेकेंड, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है सब कुछ, ये ध्यान रखना, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। गॉट इट? ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो अच्छा, डेल्टा जी रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है डेल्टा जी प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्ट कर देते हैं यार, इतना ठीक है। अब अगर तुम देखो डेल्टा जी रिएक्ट प्रोडक्ट जो होगा उसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ सी, है ना,
सी इंटू जी एम सी, जी एम सी मतलब मोलर, क्योंकि सी के मोल्स है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ सी प्लस डी जी ऑफ एम डी माइनस ए जी एम ऑफ ए माइनस, या ऐसे कर लो बी जी एम बी। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात, ये आ जाएगा। ओके, अच्छा अब इसमें क्या करना है, सीधे ये वैल्यूज डाल दो, क्योंकि देखो अगर मैं सी की बात करता हूँ तो जी एम सी विल बी इक्वल टू जी एम नॉट सी प्लस एन। अच्छा ये क्योंकि यहाँ पर जी एम मोलर मतलब एक मोल के लिए है तो n इक्वल्स टू 1 होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू आर टी एल एन पी। ठीक है जी, सेम वे अगर तुम एक मिनट रुको, मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए, अच्छा ठीक है, मुझे ये कैलकुलेट करना है इसके लिए भी ना, चलो ये आ गया। अच्छा इसी तरीके से जी एम डी विल बी इक्वल्स टू जी नॉट एम डी प्लस आर टी एल एन पी। ठीक है जी, ये पी सी होगा, ये पी डी होगा, जी एम ए जो होगा वो जी नॉट एम ए प्लस आर टी एल एन पी ए। ठीक है, इसी तरीके से जी एम बी जो होगा दैट विल बी, भाई देखो यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं है, हर एक एलिमेंट के लिए लगा रहा हूँ मैं, या हर एक पार्टिसिपेंट के लिए लगा रहा हूँ, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, सबके लिए लगा रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने n इक्वल्स टू 1 इसलिए लिया क्योंकि डेल्टा जी एम जो है दैट इज़ फॉर 1 मोल। ठीक है, तो तुम एक सेकेंड रुको, वेयर आई मेड द मिस्टेक यार। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर n नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलती थी। ठीक है, जी नॉट एम बी मतलब यहाँ बी प्लस आर टी एल एन पी बी। अगर तुम अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ डाल देते हो, सारी वैल्यूज़ को तुम यहाँ डाल देते हो तो क्या आएगा, इन वैल्यूज़ को, ये क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है ना तुमको, तो तुम क्या करोगे, C इंटू जी नॉट एम सी प्लस आर टी एल एन पी सी है ना, प्लस D इंटू जी नॉट एम डी प्लस आर टी एल एन पी डी। ठीक है जी, माइनस ए जी नॉट एम ए प्लस आर टी एल एन पी ए प्लस बी इंटू जी नॉट एम बी प्लस आर टी एल एन पी बी। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये सी जी एम सी आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी सी जी नॉट एम सी प्लस डी जी नॉट एम डी माइनस ए जी नॉट एम ए प्लस बी जी नॉट एम बी। ये तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट आ गया, तो डेल्टा जी रिएक्शन जो है वो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन हो जाएगा, ये दिस इज डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। यहाँ पर बाकी क्या बचा, इसके साथ सी आएगा, सी आर टी, तो इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं प्लस आर टी बाहर ले लो और एल एन पी सी रेस टू पी सी प्लस एल एन पी डी रेस टू डी माइनस एल एन पी ए रेस टू ए माइनस एल एन पी बी रेस टू बी। क्लियर होगी ये बात?
अब क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी बाहर ले लिया मैंने, एल एन के पास क्या क्या है, 2 प्लस में 2 माइनस में है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, आर टी एल एन पी सी रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू स्मॉल बी। ठीक है, इसको जो मैंने यहाँ लिखा है इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस Q, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, Q बोलते हैं इसको। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू पी सी रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू बी इक्वल्स टू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम इसी फॉर्मूले को डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस ये ध्यान रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस के लिए ही ये वैलिड है। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तुम इसको याद रखो या ना रखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मतलब बेसिकली डेरिवेशन है, ये याद होना चाहिए। और यही फार्मूला हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ करेंगे, और इसके बाद तुम्हारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 12th का चैप्टर, उसमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। वहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लाइक आई विल पुल इट आउट ऑफ थिन एयर। ठीक है, मैं इसको सीधे लिख दूंगा वहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अगर किसी को जानना होगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। गॉट इट? ठीक है जी। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको करें, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 आवर। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। कल थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे और उसका जो भी पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा सा, वो हम कल देखते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ें कैलकुलेशन वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग देम, लेकिन चीज़ें कहाँ से आई हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको डिराइव करेंगे एंड आई विल मार्क इट कि ये भाई कौन सा फॉर्मूला है जो कि याद करने लायक है। तो यहाँ पे आज का फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना है भाई। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।